ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री के बारे में परिचय। ज्योमेट्री को कभी पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये अभी यूक्लिड के द्वारा ज्योमेट्री जो बताया गया है, ज्योमेट्री के बारे में बहुत से रूल्स दिए गए हैं, एक्सियम दिए गए हैं, थ्योरम दिए गए हैं, इसके बारे में से पढ़ना है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जानो। ज्योमेट्री क्या से बना है? जियोमेट्री से मिलकर बना है। कैसे मिला है? और ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक माने यूनान के जो भाषा था उसको ग्रीक लैंग्वेज कहते थे। यूनान एक कंट्री है, जैसे हमारा देश इंडिया एक कंट्री है, वैसे यूनान एक कंट्री है। तो ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड्स, है ना, वर्ड्स जियोमेट्री। जियो मतलब होता है अर्थ, मेट्री मतलब होता है मीजर। तो पृथ्वी का मापना, इसको हिंदी में हम कहेंगे। तो पृथ्वी के मापने के संदर्भ में इस ज्योमेट्री का प्रचलन शुरू हुआ। और ये ज्योमेट्री का शुरुआत वैदिक पीरियड से ही था। कौन पीरियड से? वैदिक पीरियड से ही था। वैदिक पीरियड समझते हो? जिस काल में वेदों की रचना हुई। वेद पता है कितना ही है? 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है कि नहीं? तो उस पीरियड से ही ज्योमेट्री का कुछ जो प्रचलन है शुरू हो गया था, जिसे उस पीरियड में ये सीरियल 9 इंटरवोवेन ट्रायंगल्स, 9 इंटरवोवेन ट्रायंगल्स, जैसे ट्रायंगल का शेप में एक सीरियल का सीरियल, ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसका प्रचलन उसी वैदिक पीरियड में ही शुरुआत हो गया था। लेकिन ज्यादा इसका विकास नहीं हुआ। सबसे पहले जो ज्योमेट्री का सिस्टमेटिक तरीके से जो विकास हुआ, ये ग्रीक में हुआ। है ना, यूनान के लोग किए, है ना। कब किए? है ना, 600 BC। कब? 600 BC में, 600 BC ईसा मसीह की 600 BC पहले 600 साल पहले ये सिस्टमेटिक तरीकों से ग्रीक लोगों ने ज्योमेट्री का विकास किया, जिसमें 3 वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे बेटा? थेल्स, है ना, 600 BC से पहले जन्म लिए। पाइथागोरस जो इन्हीं का शिष्य थे, 572 BC पहले जन्म लिए। और यूक्लिड 300 BC, है ना, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों वैज्ञानिक तीनों ग्रीक के थे, है ना। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। आप लोग यूक्लिड ने बजाते ग्रीक के ज्योमेट्री के बारे में किताब लिखा। उस किताब का नाम क्या है बेटा? एलिमेंट। इसमें चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर है। और ये ज्योमेट्री बेस्ड बुक है ना। ये इसलिए इनके द्वारा जो ज्योमेट्री बताया उसे आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। समझ आया? इसके बाद देखो बता रहे बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, जो पहले जो मकान बनता था वो ईंटा से बनता था। उससे पहले गुफा जो बनता था वो पत्थर से बनता था। लेकिन जैसे जैसे लोग नॉलेजेबल हुए तो एक ईंटा बनाने लगे, ईंटा, ब्रिक्स। आज भी मकान बनता है ईंटा से बनता है। आज मिट्टी का ईंटा बनता है पकाकर, नहीं तो सीमेंट का ईंटा जब बनता है। तो ईंटा का जो साइज होता था, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा पूछ देगा तुमको, ये किस रेशियो में होता था? 4 गुना 2 गुना 1। इसका मतलब समझते हो? गुना नहीं करना। इसका मतलब एक तरफ लेंथ जो होगा 4 रेशियो में होगा, मैंने इंच में लेना तो इंच, सेंटीमीटर में लेना सेंटीमीटर। तो 4 इंच का जो ब्रेथ हो गया जो 2 और ऊंचाई 1। समझेगा ना? कहेंगे ये ईंटा का शेप कैसा होगा बेटा? क्यूबाइड। कैसा शेप होगा? क्यूबाइड। तो लेंथ 4 यूनिट्स, ब्रेथ 2 यूनिट्स, 1 यूनिट्स, हाइट। इस रेशियो में ईंटा का निर्माण इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता में होती थी। हिस्ट्री में पढ़े हुए पहले क्लास में, पीछे क्लास में, पहले नहीं पीछे क्लास में। सिंधु घाटी की सभ्यता में 2 प्रमुख शहर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना। पता होगा तुमको, ये दोनों टाउन वाला सभ्यता था, पता है कि नहीं? टाउन था, गांव नहीं, देहात नहीं था, नागरिक व्यवस्था थी। अब देखो इसके बाद इंचेस का होता था, सेंटीमीटर नहीं बेटा, इंचेस का होता था। पूछ देगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंट का इस्तेमाल किया था वो क्या होता था? 4 गुने 2 गुने 1 इंचेस का साइज। आज ऐसा होता, आज का ईंटा बनता है ना, देखना बेटा, आज का जो ईंटा बनता है वो ऐसे होता है। देखो ऐसे जो होता है बेटा 10 इंची होता है। कितना? लंबाई कितना होता है बेटा? 10 इंची, ठीक है। ऐसे चौड़ाई क्या होता है बेटा? 5 इंची। क्या होता है? और ऊंचाई होता है 2.5 इंची बेटा। तो रेशियो यही भी है, रेशियो सेम है, ठीक है। तो लेकिन आज का ईंटा 10 इंची लंबा, 5 इंची चौड़ा और 1.5 इंची ऊंचा बनता है। तो रेशियो 4:2:1 ही है। अगला इसमें जो दिया है 3 इंडियन मैथमेटिशियन। ये तो यूक्लिड जो थे, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस कहाँ के थे? इंडिया के नहीं थे, ग्रीक के थे। इनका योगदान ज्योमेट्री में
लेकिन भारत किसी चीज में कैसे पीछे रहेगा? भारत तो किसी चीज में पीछे रहेगा नहीं। और पुराने जमाने में तो जानने का तो भारत क्या था, विश्व गुरु था, दुनिया को पढ़ाने वाला भारत था। कैसे? कहीं पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिवर्सिटी थी पढ़ने वाले, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बगल में हम रहते हैं, है कि नहीं? मैं बहुत बार नालंदा यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो पूरे नालंदा के यूनिवर्सिटी में ही लोग यहाँ पढ़ने, इसलिए नालंदा को, पूरे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तुमको ये भी आज का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी सिस्टम, इसको भी रास्ता दिखाने वाला पूरे वर्ल्ड को बिहार ही था। बिहार को लोकतंत्र का जनक माना जाता है। कहीं तुमको जीके में पूछ दिया जाए तो लोकतंत्र का जनक कौन है, तो बिहार में ही है। जब हर जगह मोनार्की था, राजतंत्र रहता था, तो बिहार के लिच्छवी का अंदाज में जनतंत्र था, लोकतंत्र था। ठीक है, जो आज चल रहा है डेमोक्रेसी। तो सोचो बिहार का योगदान पूरे वर्ल्ड में अचूक है ना? इससे बढ़िया ये हमारे देश का जो पहला राष्ट्रपति बने, हमारे बिहार से ही बने। इस सब का बहुत योगदान है बिहार का, अतुलनीय है। तो इंडिया के जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, कौन? अब आर्यभट्ट का जन्म बेटा 476 एडी है। ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं। एडी मैंने एनो डेमनी करते हैं इसका फुल फॉर्म, या ईसा मसीह के जन्म के बाद, आफ्टर डेथ भी बोल सकते हैं, सॉरी मृत्यु के बाद, ईसवी के बाद। अभी जो चल रहा है ना, ईसा मसीह के जन्म से ईसवी का शुरुआत हुआ, 1 2 3 4, ठीक है? तो ये 476 ईसवी समझ लो इसको। अभी जो बोल रहा है कितना है, अभी जो चल रहा है 2025 एडी है। एडी को सी बोलते हैं बेटा, कॉमन ईरा बोलते हैं फुल फॉर्म। ये सब समझ लो बार बार, पिछली किताब में सी लिखा जाएगा, सी लिखा रहेगा, एडी लिखा है, दोनों सेम ही है। देखो इधर देखो, सी मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन ईरा, मतलब जो अभी चल रहा है। अंडरस्टैंड? तो अभी चल रहा है 2025 एडी, एडी सी समझ में आ रहा है? तो इंडिया जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जो 476 एडी में जन्म लिए, ब्रह्मगुप्त जो 598 एडी में जन्म लिए, भास्कर द्वितीय 1114 एडी में जन्म लिए। इनका भी ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान। ये सब थ्योरेटिकली चैप्टर है, इसलिए सब याद रखना पड़ेगा। आर्यभट्ट वर्क आउट द आइडिया ऑफ द सेट ट्रायंगल फॉर्म ऑफ पिरामिड। आर्यभट्ट ने क्या क्या किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हो? वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो। दो साइड क्या हो, इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रायंगल व्हिच, है ना, टू साइड्स आर, हाँ, इन विच टू साइड्स आर इक्वल, है ना? इन्होंने आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया आर्यभट्ट ने। और क्या बताया? पिरामिड। पिरामिड समझते हो बेटा? पिरामिड नहीं समझते हो? देखो इधर, पिरामिड ये जो होगा ना, पिरामिड नीचे का जो शेप होगा ना, बेस होगा ना, नहीं ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलीगन होगा। ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, पेंटागन हो सकता है। लेकिन वर्टिकल जो फेसेज होगा बेटा, हमेशा ट्रायंगुलर फेसेज होगा। वर्टिकल फेसेज कैसा होगा? ट्रायंगुलर फेसेज होगा, उसे हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पिरामिड के वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस पे आर्यभट्ट ने काम किया। और देखो आर्यभट्ट ने और किया, पाई का जो वैल्यू है पता है तुमको? पाई का वैल्यू 5/7 या 3.1416 डैश, जिसके वैल्यू निकालने में भी आर्यभट्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समझ गया ना? सर्किल में पाई का योगदान होता है ना, ठीक है? अब देखो ब्रह्मगुप्त डिस्कवर्ड द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो इधर, वैसा क्वाड्रिलेटरल याद है बेटा, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्किल पर हो। अगर हम पढ़ाएंगे सर्किल चैप्टर में, द क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्किल। समझ में आ रहा? द क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द, इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें ब्रह्मगुप्त ने उसका फार्मूला बनाया। भास्कर जो है क्या दिया, गिव द डिसिशन प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थ्योरम का प्रूफ जो है इसने प्राप्त किया, कौन? भास्कर द्वितीय। समझ में आ गया? तो क्या क्या योगदान है ज्योमेट्री के, किसका किसका योगदान है, समझ में आ गया? अगला जो टॉपिक है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, मिटा दो बेटा। ध्यान से देखोगे